हेलो एवरीवन। तो देखो अपन पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पढ़ रहे थे अपन? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसका हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा था और हमने वहां पर बात की थी, पहले अपने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने पहला उसका एप्लीकेशन पढ़ा था। अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन। यानी अगर आपके पास एक रिलेशन है, क्या है आपके पास एक रिलेशन है, तो वो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, उसको किस तरीके से चेक किया जाए, तो हम देखो उसके बारे में बात करें तो अपन क्या कहते हैं कि अगर मान लो कोई भी एक रिलेशन लिखा हुआ है तो उसमें लेफ्ट साइड, जैसे मैंने कहा कि फोर्स F इक्वल टू ma है, तो फोर्स लेफ्ट साइड है और राइट साइड है मास और एक्सेलरेशन का मल्टीपल। तो अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन दोनों क्या होगी? बराबर होगी। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो मैं क्या कहूंगा, इसकी लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यही अपन कहते हैं कि if in a given relation the terms on both side have same dimensions, then relation is dimensionally correct. This is known as principle of homogeneity। यानी कि अगर किसी रिलेशन के अंदर लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन बराबर है तो वो डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो अब अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि डायमेंशनली करेक्टनेस को कैसे चेक करना है। तो देखो इधर देखो, हमने एक एग्जांपल लिया, ऐसे समझो। हमने कहा, मान लो ये एक एग्जांपल है, हमने कहा कि जो डेंसिटी है लिक्विड्स के अंदर, जो डेंसिटी है, या ऐसे मान लो एक इक्वेशन लिखी अपन ने कि लिक्विड्स के अंदर जो प्रेशर है, ऐसे समझो कि लिक्विड्स के अंदर प्रेशर का तुम्हें एक रिलेशन दिया P इक्वल टू रो जी एच। ये एक रिलेशन दे रखा है। रो यहां पर डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और एच हाइट है। मैं लिख देता हूं यहां पे टर्म्स। ये क्या है? डेंसिटी। ये लिक्विड की क्या है? डेंसिटी है। ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और एच हाइट मान लो या डेप्थ मान लो, ये एच डेप्थ है। ये तुम्हें दे रखा है। हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो देखो क्या करना है, अगर इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना है तो लेफ्ट साइड में जो डायमेंशन है और राइट साइड में जो डायमेंशन है वो दोनों डायमेंशन क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। वो दोनों डायमेंशन क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। इसे हमने कहा लेफ्ट साइड में है आपका प्रेशर, ये आपका LHS है, ये आपका इस साइड क्या है? LHS में है प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमने कहा फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स की डायमेंशन मैंने कहा आपको याद रखना है, क्या? M1 L1 और T -2 अपॉन एरिया की डायमेंशन क्या होती है तुम्हारी? L स्क्वायर। तो मैंने कहा प्रेशर की जो डायमेंशन है या डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये आपका बना M1 L-3 और T -2। ये आपने लेफ्ट साइड LHS साइड क्या किया? डायमेंशन कैलकुलेट कर ली। अब देखो राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड क्या है? रो जी और एच। रो क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने कहा मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब M अपॉन L क्यूब। जी क्या आपका? एक्सेलरेशन, L अपॉन T स्क्वायर। तो हमने कहा यहां से L अपॉन है T स्क्वायर इंटू एच डेप्थ। डेप्थ मतलब लेंथ। लेंथ को रिप्रेजेंट कर देंगे किससे? L से।
आप देखो क्या बनी इस साइड में डायमेंशन, तो हमने कहा ये डायमेंशन बनी है m1। l में देखो l2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा यहां पे, 1 ऊपर गया यहां से आपका, तो हमने कहा यहां से अगर आप चेक करोगे तो देखो यहां से ये बना है आपका कितना, l टू द पावर -1, l टू द पावर -1। तो हमने कहा ये बना आपका l टू द पावर -1 और t टू द पावर -2। अब देखो चेक करते हैं, चलो बच्चों यहां पे अपने थोड़ी सी गलती कर दी, यहां से एक l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में एक l ही बचेगा, एक l ही बचेगा, तो यहां से हम कहेंगे l -1 बना था, कितना बना था, l -1 बना था, तो इधर बना था m1 l -1 और t -2। ये अपनी लेफ्ट साइड डायमेंशन है, और राइट साइड देखेंगे तो m1 l -1 और t -2, मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन दोनों बराबर है। और अगर LHS और RHS की दोनों साइड की डायमेंशन बराबर हो तो हम कहेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है ये रिलेशन। बच्चों किसके हिसाब से कहा अपन ने, डायमेंशन के हिसाब से कहा है कि ये रिलेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम किसी भी रिलेशन को पहचान सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, चलो देखो इसका आगे वाला एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मान लो आपके वेल नोन एग्जांपल्स है, उसी में मैं ले लेता हूं काइनेटिक का एग्जांपल ले लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी है, ये एग्जांपल नंबर अपना 2 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज 1/2, या ऐसे लिखो mv²/3। ये मैंने लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दी, mv²/3 लिखी मैंने। ठीक है, अब ये बताओ आपको याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है हाफ mv², ये क्या आया 1/3 mv²। मतलब मैथमेटिकली तो ये गलत है ना, मैथमेटिकली तो ये गलत है, लेकिन इसको डायमेंशनली चेक करें। कैसे करें कि डायमेंशनली क्या दोनों साइड डायमेंशन बराबर है या नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा यहां से कि देखो आपके पास एक साइड है LHS और दूसरी साइड है RHS, एक साइड है LHS दूसरी साइड है RHS। चलो देखो कंपेयर करो, LHS और RHS में कंपैरिजन करते हैं, LHS और RHS में कंपैरिजन करें। हमने कहा लेफ्ट साइड देखो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का तुम्हें याद है डायमेंशन, फोर्स मल्टीप्लाई इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो तुम्हें याद है यहां से काइनेटिक एनर्जी है, इसकी डायमेंशन तो m1 l2 और t -2 ये होती है काइनेटिक एनर्जी की। चलो देखो राइट पार्ट की, एक है आपका मास को आपने लिख दिया डायरेक्ट, m से मल्टीप्लाई वेलोसिटी होती है आपकी l/t, तो l²/t का स्क्वायर ये बना। आपने कहा इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करें, सोल्व करें, तो ये बना m1 l2 और t -2। क्या कहोगे, चेक करो, लेफ्ट साइड डायमेंशन और राइट साइड डायमेंशन क्या है, बराबर है। लेफ्ट साइड डायमेंशन और राइट साइड डायमेंशन क्या है, बराबर है। तो क्या कहेंगे, डायमेंशनली क्या है ये, करेक्ट है। क्या बोलेंगे इसको, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या बोला जाएगा, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फॉर्मूला तो ये गलत है, 1/2 आता है। क्या आता है, 1/2 आता है। तो आपने देखा कि ये जब डायमेंशनल करेक्टनेस की बात होती है
तो वहां पर इन नंबर्स का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि अपन ने क्या कहा था, जितने मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, और डायमेंशन लेस होते हैं तो यहां चाहे 1/2 रहे 1/3 रहे, डायमेंशन को इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट इट इज मैथमेटिकली रॉन्ग, बट इट इज मैथमेटिकली रॉन्ग। तो अपन क्या बोलेंगे, बट इट इज मैथमेटिकली रॉन्ग। तो अपन कहेंगे बट इट इज मैथमेटिकली रॉन्ग, लेकिन ये मैथमेटिकली क्या है, गलत है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से अगर मैं यहां 1/2 mv स्क्वायर कहता तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट बोलता, 1/5 लिखता तो भी क्या बोलता है, डायमेंशनली करेक्ट बोलता। इसका मतलब ये बात होगी यहां पर तो कि हम डायमेंशन एनालिसिस से तो इतना बता सकते हैं कि दोनों साइड डायमेंशन बराबर है या नहीं है, और अगर किसी फॉर्मूले को सही होना है तो डायमेंशन तो बराबर होनी ही चाहिए। अगर किसी फॉर्मूले को सही होना है तो उसकी डायमेंशंस तो बराबर होनी ही चाहिए। अगर डायमेंशंस बराबर नहीं हुई लेफ्ट और राइट साइड की, तब तो वो गलत होगा ही। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशन बराबर नहीं हुई तब तो वो गलत होगा ही। लेकिन अगर दोनों साइड डायमेंशन बराबर है, दोनों साइड डायमेंशन बराबर है तो वो डायमेंशनली तो करेक्ट है, वो डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट वो मैथमेटिकली ही करेक्ट होगा, इस बात की हम गारंटी नहीं ले सकते। यानी डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला मैथमेटिकली करेक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन डायमेंशनली रॉन्ग फॉर्मूला हमेशा रॉन्ग ही होगा, इस बात की गारंटी होती है। तो इस चीज को हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे क्या, कि इस चीज को हम क्या करेंगे, इस तरीके से ध्यान रखेंगे बच्चों, तो देखो क्या ध्यान रखोगे आप, यहां से हम कहेंगे कि माइंड दैट इफ एन इक्वेशन फेल दिस कंसिस्टेंसी, मतलब अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, रॉन्ग है, डायमेंशनली क्या है, रॉन्ग है, दिस टेस्ट इट इज प्रूव्ड रॉन्ग, यानी अगर वो डायमेंशनली रॉन्ग है तो इसका मतलब सीधा क्लियर है कि वो गलत है, वो क्या है, गलत है। बट इफ इट पासेज इट इज नॉट प्रूव्ड राइट, लेकिन यह पास हो जाता है डायमेंशनल करेक्टनेस का तरीका, तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि इट इज नॉट प्रूव्ड दैट कि वो राइट ही होगा, वो सही ही होगा। तो हम कहते हैं thus a dimensionally correct equation need not to be actually an exact correct equation but a dimensionally wrong या incorrect और inconsistent equation must be wrong। तो फाइनली हमने क्या कह दिया, इसको ऐसे समझ लिया कि डायमेंशनली करेक्ट है तो एक्चुअली में वो एग्जैक्टली करेक्ट होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो रॉन्ग ही होगा, ये हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना आपको कि मैथमेटिकली करेक्टनेस कैन नॉट बी चेक्ड बाय दिस मेथड, कि मैथमेटिकली करेक्ट होगा वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करके नहीं बता सकते। तो इसको ऐसे ध्यान रखो, डायमेंशनली करेक्ट आया, ठीक है, और मैथमेटिकली भी करेक्ट है तो ओवरऑल करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट है, और मैथमेटिकली इनकरेक्ट है तो अपन बोल देंगे ओवरऑल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको इसका थोड़ा सा ध्यान है रखना है। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पढ़ो देखो बच्चों क्या दे रखा है, क्या बोला है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी
इज ये दे रखी है दैट स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ए इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच ऑफ द फॉर्मूले फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ ए डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट। अब इन्होंने बोला है कि बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट। डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट से आपको बताना है कि डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है। तो देखो सबसे फर्स्ट इक्वेशन तरीका आपने सीख लिया है। इन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी है वो है एम स्क्वायर इंटू वी क्यूब। आपको प्रैक्टिस करके चेक करना है इसको, ठीक है, प्रैक्टिस करके चेक करना है। तो अपन बोलेंगे एम स्क्वायर वी क्यूब है, इसकी अगर आप डायमेंशन देखोगे तो हमने कहा लेफ्ट साइड और राइट साइड डायमेंशन अगर देखें फर्स्ट पार्ट की इसकी, तो हमने कहा लेफ्ट पार्ट के अंदर तो LHS की अगर बात करें तो हमने कहा LHS के अंदर काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन अभी आपको बताई थी M1 L2 और T -2, ये इसका LHS हुआ। और RHS की अगर मैं बात करूं, RHS की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा RHS के अंदर देखो m स्क्वायर मतलब m टू द पावर 2 इनटू वेलोसिटी, तो हमने क्या कहा था L अपॉन टी, तो ये बना L क्यूब अपॉन टी क्यूब, तो ये बन गया आपके पास M2 L3 और T -3। क्या बोलेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि ये डायमेंशनली क्या है, रॉन्ग है। ये डायमेंशनली बता सकते हैं, मैथमेटिकली करेक्टनेस के बारे में डायमेंशन एनालिसिस से बता नहीं सकते, तो हम बोलेंगे ये क्या है, डायमेंशनली रॉन्ग है। अब इसको आप चेक करके देख सकते हो सेम इसी तरीके से, तो आप देखोगे ये डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगा। सेम इसको चेक करोगे, इसको चेक करोगे, सेम मेथड है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन चारों को चेक करना है। लास्ट वाले में देखो कि हमने क्या कहा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर पहली बात तो उन्हीं का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है जिनकी डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये चेक करना है कि इन दोनों की डायमेंशन बराबर है या नहीं है। हालांकि सीधा दिख रहा है लेकिन फिर भी चेक करके देखोगे तो आप ये देख लोगे कि दोनों की डायमेंशन ये बराबर नहीं आ रही है, तो अपन डायरेक्ट इनको ऐड कर ही नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी इक्वेशन के बारे में ये बता सकते हो कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे, पर मैथमेटिकली करेक्टनेस के बारे में हम बता नहीं सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप एक एक करके क्या करोगे, इनको सोल्व करोगे, ठीक है। फर्स्ट मैंने बताया, बाकी आप अपने हिसाब से सोल्व करना अपने अकॉर्डिंग। आप देखो अब अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एनसीईआरटी बूस्टर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़ो। देखे इस क्वेश्चन में बोला है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस के बेसिस पे decide which of the following relations for the displacement of particle undergoing simple harmonic motion is not correct। इनमें से कौन सा मोशन है, ऐसे कहीं कौन सी इक्वेशन है जो डायमेंशंस के बेसिस पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान रखना कैसे बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस के बेसिस पे बताना है कि डायमेंशंस के बेसिस पे कौन सी इक्वेशन है जो है वो इन नॉट करेक्ट है। इज नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट इक्वेशन बतानी है। तो देखो सीधा सा क्या कहते हैं हम, लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन बराबर आनी चाहिए ना। बताओ y क्या है यहां पे, लेंथ डिस्प्लेसमेंट, y क्या है यहां पे, लेंथ डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या कहेंगे कि सब में लेफ्ट साइड तो जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है, l के बराबर है, l के इक्वल है। किसके इक्वल है, लेंथ के इक्वल है, लेंथ के इक्वल है। तो हमने कहा लेंथ के इक्वल है, तो ये आपका L1 है। क्या है, L1, ठीक है। राइट साइड में देखो, अब देखो इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इसको चेक करोगे
ए आपका लेंथ है, यहां पे ध्यान रखना, ए लेंथ है, टी टाइम है, कैपिटल टी भी क्या है, टाइम है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने कहा, अपन ने क्या कहा था, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाली चीज काम में लेनी है। मैथमेटिकल फंक्शन क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो हमने कहा ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए आपका। ए लेंथ है, इधर भी लेंथ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने कहा ये लेंथ, ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो हमने कहा ये लेंथ, ये लेंथ, डायमेंशन बराबर, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और ऊपर टाइम और नीचे भी टाइम, तो इसका इनपुट भी क्या आ गया, डायमेंशन लेस, यानी फंक्शन भी डायमेंशन आ गया, इनपुट भी डायमेंशन लेस आ गया। और ये ए और एल की, ए के डायमेंशन और एल के डायमेंशन बराबर है, तो हमने कहा आपका पहला तो करेक्ट है। तो हमने कहा ये तो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं। तो हमने कहा सेकंड वाले की बात करें तो देखो सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम आएगी, आपका ये ए, चलो ठीक है, लेंथ, उधर भी लेंथ, तो ये आपका डायमेंशन लेस, फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट चेक करो, ये वीटी चेक करो, वी आपका एल अपॉन टी इंटू टी, क्या आ गया, एल आ गया। मैथमेटिकल फंक्शन का इनपुट क्या होना जरूरी है, डायमेंशन लेस। क्या होना जरूरी है, डायमेंशन लेस, यानी कि ये आपका बन गया इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इनकरेक्ट बन गया। और देखो कौन कौन सा इनकरेक्ट है, इसको चेक करें। तो देखो, एक तो यहां पर पहली बात तो फंक्शन आपका क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो हमने कहा ये आपका ए, ये आपका टी, यानी एल बाई टी, उधर क्या है, एल। एक चीज तो पूरा डायमेंशन लेस है, उधर एल है, इधर एल बाई टी है, दोनों बराबर ही नहीं है। दूसरी चीज, अंदर वाला ये जो है, ये खुद डायमेंशन लेस नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या है, टी अपॉन में क्या है, एल, डायमेंशन लेस नहीं है। तो हमने कहा ये इक्वेशन भी आपकी क्या है, इनकरेक्ट है, डायमेंशनली क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। चलो फोर्थ की बात करें, फोर्थ में कहा आपने, चलो ये दोनों मैथमेटिकल फंक्शन है, डायमेंशन लेस होंगे, ठीक है। बाहर ए है तो यहां लेंथ है, ये भी लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो टाइम अपॉन टाइम डायमेंशन लेस, टाइम अपॉन टाइम डायमेंशन लेस, तो बताओ क्या हुआ, ये तो मैथमेटिकली कैसे, डायमेंशनली क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो हमसे पूछा गया था कि कौन कौन से है जो क्या है आपके, कौन कौन से फंक्शन है जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो कौन कौन से अपने, एक तो अपना बी है, एक तो अपना बी है, और एक अपना सी है जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कोई गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो देखो ले देखिए, अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें इसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशन बराबर तो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। बराबर नहीं है तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। बट डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद वो मैथमेटिकली करेक्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये डायमेंशनली करेक्टनेस अपनी को ये नहीं बता सकता कि वो मैथमेटिकली भी क्या है, करेक्ट है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट रिलेशन या नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का। तो देखो वो क्या है, टू डेराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि डायमेंशन एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उनको अपन क्या कर सकते हैं, उनमें रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैंने कहा, जैसे मैं आपसे कहूं कि फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो क्या डायमेंशन एनालिसिस से F इक्वल टू ma को डिराइव किया जा सकता है क्या? डायमेंशन एनालिसिस से क्या हम F इक्वल टू ma को डिराइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसी चीज से अपन क्या कर सकते हैं, इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा देखो ऐसे समझो कि एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्ट कर देते हैं। अपन क्या बोलेंगे, फोर्स डिपेंड्स ऑन, तुम्हें क्या बोला गया, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल एंड
its acceleration and its acceleration। तुम्हें बोला गया कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल एंड इट्स एक्सेलरेशन। फोर्स पार्टिकल की मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो डेराइव रिलेशन बिटवीन देम, देन डेराइव रिलेशन बिटवीन देम, क्या बोलेंगे, देन डेराइव रिलेशन बिटवीन देम, यानी इनके बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन डेराइव करना है। तो देखो सीधा सा तरीका ये रहता है कि जब भी हमें कोई नया रिलेशन डेराइव करना है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पहली चीज, तो इस वाले पार्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं। पहला देखो, पहला एप्लीकेशन था कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, उसके क्वेश्चन आते हैं। और थर्ड के ज्यादा क्वेश्चन इनके आते हैं, सेकंड वाले के क्वेश्चन है कम आते हैं। तो पहले तो इसको समझ लो अप्लाई कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में बोला है उसको इधर लिख लो। फोर्स को ऊपर लिख लेते हैं एफ। तुमने कहा एफ डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है तो हमने प्रोपोर्शनलिटी लगा दी। यहां कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन अपने को नहीं मिलेगी, मैथमेटिकल कांस्टेंट की, इस चीज का ध्यान रखना, या डायमेंशनलेस कांस्टेंट की यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अपन क्या बोलेंगे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो अब आपको क्या करना, मास पे पावर कितनी है वो आपको नहीं पता, मास है इस पे पावर 1 है, 2 है, 1/2 है, -1 है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आप क्या लिखोगे, एफ प्रोपोर्शनल टू, जिस पे डिपेंडेंसी है उस पे पावर्स लगाते जाओ। जैसे मास पे डिपेंडेंसी है, तुमने कहा मास पे पावर ए हो गई। एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंसी है, तुमने कहा एक्सेलरेशन पे पावर है यहां पर बी हो गई। इसको चलो मैं एक अपना ये ए तो यहां आ गया है, इसको कैपिटल ए या एक्स लिख लेता हूं, चलो ऐसे लिख लेता हूं एक्स, और यहां पे पावर कितनी, वाई। हमने कहा फोर्स डिपेंड कर रहा था मास पे, तो हमने कहा मास पे पावर एक्स है, एक्सेलरेशन पे पावर कितनी है, वाई है। अब वही तरीका लगाना, आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन लिखनी है और राइट साइड की डायमेंशन, क्योंकि अगर कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है या ऐसे कहें कोई भी इक्वेशन है तो उसमें लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन का बराबर होना जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे, देखो यहां पर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, m1 l1 और t-2। तो हमने कहा दोनों साइड की डायमेंशन बराबर होनी है। तो देखो मास है, मास की डायमेंशन तो m1, तो इस पे तो पावर कितना, x। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, l/t²। तो हमने कहा इस पे पावर कितनी है, y, ये है। अब देखो इनको सबको एक जगह कर लेते हैं। उधर हमने कहा डायमेंशन m1 l1 और t-2, जो डायमेंशन लेफ्ट साइड है वही डायमेंशन क्या होनी चाहिए, राइट साइड। अब जितने m वाले टर्म हो उन सबको एक जगह करो, केवल एक ही जगह है। तो हमने कहा ये बना m⁻x l⁻y और t⁻2, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y। ये आपके पास रिलेशन बना, ये क्या बना, आपके पास रिलेशन बना। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड में जो डायमेंशन है वही डायमेंशन किधर होनी चाहिए, राइट साइड। तो आपको क्या करना है, इधर वाले m की पावर को इधर वाले m के साथ कंपेयर करना है, इधर वाले l को इधर वाले l की पावर के साथ कंपेयर करना है, इधर वाले t को इधर वाले t की पावर के साथ कंपेयर करना है। ये कंपैरिजन का आपको काम करना है। जैसे ही कंपैरिजन करोगे तो यहां पावर x है और यहां पावर 1 है, तो हम क्या कहेंगे, कंपैरिजन करने पर आपको मिलेगा x की वैल्यू 1। यहां कंपैरिजन करोगे तो देखो l पे पावर y है, l की पावर 1 है, तो हमने कहा ये कंपैरिजन करने पर y की वैल्यू कितना मिल गया, 1। अब देखो दो ये नॉन थे, ठीक है, हमने कहा इसको कंपेयर करोगे -2y = -2, तो y कितना मिला, वही 1 मिल गया। तो यहां से आपके पास मिला x तो 1 है और y 1 है, मतलब F प्रोपोर्शनल टू बना है आपका मास की पावर 1
और एक्सेलरेशन की पावर 1। यहां से मैथमेटिकल कांस्टेंट क्या आएगा इसकी जानकारी ध्यान रखना नहीं मिलती है, बस हम क्या कर सकते हैं उन पे पावर्स क्या आएगी उन पावर्स को रिलेट करके बता सकते हैं कि यहां पर क्या क्या पावर आने वाली है। तो ये बेसिक तरीका है क्या कि आपको क्या करना है, जिसका रिलेशन लिखना है उसको इधर लिखो, डिपेंडेंसी है उन पे एक पे पावर एक्स लिख दो, एक पे वाई लिख दो, एक पे जेड लिख दो, जैसे भी आ रहे वैसे लिखते जाओ और लिख के क्या करो, इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन को क्या करना है बराबर बराबर करके जो अननोन आपके पास थे उन अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी या उस फिजिकल क्वांटिटीज का उनके साथ क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। तो ये तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो आगे क्वेश्चंस पे करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। ये क्वेश्चन देखो क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, इन्होंने कहा एक सिंपल पेंडुलम कंसीडर कीजिए, हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, एक बॉब है ठीक है, वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मतलब एक मास है ऐसे मान लो, जो इस स्ट्रिंग से क्या है अटैच है, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है स्ट्रिंग, ये है आपकी स्ट्रिंग और ये है आपका बॉब ठीक है। फिर इन्होंने बोला है दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर ऑसिलेट करता है, सपोज दैट the period of oscillation of the simple pendulum, suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, इसका जो मास है ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन g है, यानी तीन डिपेंडेंसी है, मास लेंथ और ग्रेविटी। फिर बोला डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। सुन लो क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है ये सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेट करता है तो इसका टाइम पीरियड इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आपको क्या करना है इन तीनों में रिलेशन कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड के साथ। तो देखो वही तरीका है, क्या कहेंगे अपन बोलेंगे कि जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है आपका इन तीन चीजों पे, किन किन पे, एक तो L, एक G और एक M, ऐसे बोला है ना। तुमने कहा टाइम पीरियड T प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले M पे पावर X मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं X मान लेते हैं ठीक है, L पे पावर Y और तीसरा क्या था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इस पे पावर मान लेते हैं Z, क्या मान लेते हैं Z एज्यूम कर लेते हैं ठीक है। अब उसके बाद देखो वही तरीका, उस पार्ट की डायमेंशन लिखो, T की मैं डायमेंशन लिखूंगा तो मैं बोलूंगा ये तो M0 L0 M0 L0 और T1, ये डायमेंशन बनी। अब ये डायमेंशन इधर की डायमेंशन के बराबर आए तो बताओ मास है, तो मास का तो सीधा ही लिख दिया तुमने, m1 है की पावर कितनी है x, ये लेंथ है, लेंथ पे पावर कितनी है y, एक्सेलरेशन हो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो है तो एक्सेलरेशन ही, तो क्या होता है L/t², इस पे पावर कितनी z, ये है। अब सबको एक जगह करो, m l t इधर वालों को, तुमने कहा इस साइड वालों को एक जगह करेंगे तो ये बनेगा आपके पास m एक ही जगह है तो देखो m पे पावर x, l दो जगह है यहां पे और यहां पे, तो l पे पावर देखो y z, तो ये हो जाएगा y प्लस z, और t पे पावर हो जाएगी आपकी ऊपर जाएगा तो माइनस का 2z। अब बताओ ये आपके पास यहां तक सॉल्व करके आप यहां तक इसको लेके आ गए, आप सॉल्व करके यहां तक इसको लेके आ गए। अब क्या करोगे यहां से कि दोनों साइड क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, m का m के साथ, l का l के साथ, इनकी पावर का और t का t के साथ। तो देखो यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे है x और यहां पे क्या है 0,
तो इसका मतलब आपको मिला x की वैल्यू 0 है। एक का आ गया अननोन, 3 अननोन थे, 3 इक्वेशन चाहिए। दूसरा देखो y प्लस जेड इक्वल टू 0, y प्लस जेड इक्वल टू 0, y प्लस जेड इक्वल टू 0, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 अननोन है। इधर देखो माइनस का 2z, देखो माइनस का 2z और 1, और क्या है 1 है, तो क्या कहेंगे -2z इज इक्वल टू 1, मतलब ये रहा z इज इक्वल टू -1/2, z आ गया, x आ गया। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू, तो हमने कहा ये पुट करोगे यहां से, तो ये y प्लस z कितना था माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आपके पास कितना आ गई है 1/2। अब बताओ क्या रिलेशन बनेगा, हम कहेंगे कि t प्रोपोर्शनल टू, देखो क्या कहेंगे t प्रोपोर्शनल टू, चलो आगे वाले पेज पे लिख लेते हैं इसको आगे वाले पेज पे लिखे, तो अपने कहा देखो x की वैल्यू तो क्या पुट कर देंगे यहां पे 0, x की वैल्यू चलो यही लिख लेते हैं, देखो इसके पास में ये बना t प्रोपोर्शनल टू, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो m पर पावर 0 1 हो गया, ये तो हट गया, और l पे पावर देखो y रखा आपने कितना 1/2, क्या रखा 1/2, और g पे पावर रखा आपने z कितना -1/2, -1/2, तो आपके पास देखो ये क्या मिला t प्रोपोर्शनल टू, इसको नीचे ले जाता हूं, l पे पावर 1/2, g पे अपॉन g पे पावर 1/2, यानी t प्रोपोर्शनल टू √l अपॉन g, ये रिलेशन निकल के यहां से अपने पास आया, यहां से ये अपने पास रिलेशन निकल के आया कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके टाइम पीरियड को इनके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का अदर क्वांटिटीज के साथ रिलेशन क्रिएट करना है। चलो आगे क्वेश्चंस पे आते हैं हम, देखो अब देखो उसके बाद उसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन रहते हैं नीट वालों का और जे मेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, देखो इस टाइप का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर आपको यह बोला गया है कि टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज फाइंड डायमेंशन ऑफ। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको यह बोल देगा कि आप इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज एज्यूम करो। मैं जो कहता हूं उन क्वांटिटी, जैसे इसने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स लेंथ और टाइम को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या करो एज्यूम करो, और फंडामेंटल क्वांटिटीज एज्यूम करके आप पहले डेंसिटी का रिलेशन बताओ, फिर प्रेशर की डायमेंशन बताओ, मोमेंटम का बताओ और एनर्जी का बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक हम खुद करेंगे, बाकी या 2 हम खुद करेंगे, 2 आप लोग करोगे। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फर्स्ट पहला क्वेश्चन पहला पार्ट सॉल्व करता हूं। तो देखो पहला पार्ट सॉल्व करेंगे यहां से, तो हम बोलेंगे यहां पे क्या, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, ये यहां इनके सॉल्यूशन आंसर्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं आंसर्स, ठीक है। देखो ये आंसर से ध्यान रखना, पहला का, सेकंड का, बी का, सी का, ऑप्शंस नहीं है। तो देखो यहां पे जब आपको ये बोला जाए कि इनको आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज मानना और डेंसिटी का रिलेशन बताना है, तो मैंने कहा डेंसिटी है ये प्रोपोर्शनल टू डिपेंड कर रही है, तरीका वही लगाना है। आपको क्या करना है, फोर्स है, फोर्स पे पावर लगा देनी है, मान लो एक्स वाई जेड या ए मान लो, ठीक है। लेंथ पे या एक्स वाई जेड की तरह चल लेते हैं, तो शुरुआत से वही हो जाएगा, यहां पावर क्या है एक्स, और लेंथ पे जो पावर है वो अपन ने कहा वाई, कैपिटल एल से लिख रहा है, चलो कैपिटल एल से लिख लेते हैं इसको, लेंथ पे पावर मान लो वाई, और तीसरी क्या है टाइम, और टाइम पे पावर मान लो जेड, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, ये पहली लाइन लिखनी है। पहली लाइन लिखने का तरीका, जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पूछ रहा है उसके साथ लगा दो कि डेंसिटी डिपेंड कर रही है किस पे, फोर्स पे। तो फोर्स पे पावर x, लेंथ पे पावर y और टाइम पे पावर z, ये लिख दिया जिस जिस पे डिपेंडेंसी है। अब x y z तीन अननोन है, तीन इक्वेशन बनानी है, उसको सोल्व करना है। अब उसके बाद वही काम करना है जो काम कर रहे थे, क्या, उस तरफ डायमेंशन लिखो। देखो डेंसिटी की डायमेंशन मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं क्या कहूंगा m1, क्या कहूंगा मैं m1 और l -3 और t 0। ये लेफ्ट साइड की डायमेंशन होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो इस तरफ की डायमेंशन लिखेंगे, इस तरफ की डायमेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन आपको याद ही है, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 और t -2, इसके ऊपर पावर कितनी है x। उसके बाद देखो लेंथ है, लेंथ का तो आपका लेंथ ही हो गया। उसके बाद t आपका t का t हो गया। अब देखो यहां पर इनको एक जगह करो जो एक साथ आ रहे हैं, तो हमने कहा इसको मैं लिख सकता हूं क्या, m एक ही जगह है तो m टू द पावर कितना हो गया x। l आ रहा देखो एक यहां पे एक यहां पे, तो क्या कहोगे l टू द पावर x प्लस y। और देखो t पे देखोगे तो t टू द पावर यहां पे आपका क्या है माइनस का 2x, और यहां पे t की पावर कितना है z। अब देखो आपको कंपैरिजन करना है इसको इधर, m टू द पावर 1 l टू द पावर -3 और t टू द पावर 0। अब इनको कंपेयर करके अपने को लिखना है। अब देखो इनको कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे यहां m पे पावर x है और यहां m पे पावर 1 है, तो आपको एक तो मिला यहां से x = 1, एक अननोन मिल गया, ठीक है। फिर दूसरा x प्लस y = -3, दूसरी चीज क्या मिली यहां से, x प्लस y = -3। एक इक्वेशन ये है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा माइनस का 2x प्लस z = 0, देखो क्या बना, माइनस का 2x प्लस z = 0। तो यहां से बना आपका z इक्वल यहां से आपके पास क्या बना है z इक्वल या इससे देखो x की वैल्यू आ गई थी ना अपने पास, यहां पे अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो ये कितना बन गया आपका माइनस का 2 प्लस z = 0। तो z की वैल्यू आपके पास कितना बन गई है 2 बन गई है। और इसी तरीके से देखो इसमें भी क्या कर देते हैं अपन, वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितना आ गई थी 1 पुट करोगे तो ये बना आपके पास 1 प्लस y = -3, तो y = कितना बन गया आपके पास, ये वो भी माइनस का हो जाएगा, तो -4 बन गया। क्या बन गया -4। अब देखो क्या रिलेशन बना, तो हम क्या कहेंगे, देखो x पे पावर 1 तो f पे पावर 1, l पे पावर y की वैल्यू कितनी है -4, तो क्या कहेंगे l टू द पावर -4, और देखो z कितना आया था 2, तो t टू द पावर कितना बना 2 बना। तो हमने कहा यहां से इसका जो आंसर बना अपने पास, ये जो आंसर बना, तो हमने कहा डेंसिटी रो है, इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी रो प्रोपोर्शनल टू एफ पे पावर, देखो चलो एफ पे पावर एफ था, ठीक है, तो हमने कहा यहां पे देखो क्या बना एफ एल टी था, एफ पे पावर 1, ठीक है, एल पे पावर -4 और टी पे पावर 2, एफ पे पावर 1 एल पे पावर -4 और टी पे पावर 2। ये अपने पास रिलेशन आ गया इनके बीच में। और आंसर देखोगे तो देखो पहला जो आंसर अपना यही है, ये रहा, एफ पे पावर 1, एल पे पावर -4 और टी पे पावर 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन है
कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन है उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बताओ एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तुमने कहा जैसे मान लो अपन सोल्व कर लेते, कौन सा, फर्स्ट ए कर लिया, डी वाला और कर लेते हैं। चलो कौन सा कर लेते हैं, डी वाला कर लेते हैं। ए और डी अपन कर लेते हैं, बाकी बी और सी आप अपने आप सोल्व करोगे। इसमें देखो क्या बोला है, एनर्जी डिपेंड करेगी फोर्स लेंथ और टाइम पे, एनर्जी डिपेंड करेगी फोर्स लेंथ और टाइम पे। तो देखो यहां से क्या कहेंगे अपन, तुमने कहा डी वाला जो पार्ट है, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फोर्स पे पावर एक्स, लेंथ पे पावर बी और टाइम पे पावर सी। फोर्स, लेंथ और टाइम। चलो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो एनर्जी का, m1 L2 और T -2। लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड लिखो। देखो राइट साइड लिखेंगे। अब देखो फोर्स m1 L1 T -2 टू पावर x, लेंथ वही L पे पावर y और वही T टू द पावर z लिख लो। यहां पे XYZ के रूप में चल रहे हैं, तो हमने कहा T टू द पावर z। ये हो गया। अब देखो वही काम करना है, क्या करना है, ये वाला तो ऐसा का ऐसा, m1 L2 और T -2 इज इक्वल टू, m वाले टर्म देखो केवल अकेला एक ही m, तो m टू द पावर क्या लिख दोगे यहां से, x। L पे पावर देखो, L पे पावर यहां से तो आएगा x, यहां से आएगा y, तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस y। और t पे देखो, यहां से आएगा t पे पावर -2x और यहां पे कितना आ जाएगा z। तो क्या बन गया यहां से, माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस z, ये बना। अब देखो कंपैरिजन करो, m पे पावर x, m पे पावर 1, देखो कितना बना, x इज इक्वल टू 1, एक आ गया। दूसरा देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, l की पावर को कंपेयर करो, l की पावर को कंपेयर करोगे तो ये बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 2, तो 1 कितना आ गया, y कितना आ गया यहां से 1, ये भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया। इसको देखो उसके बाद क्या लिखोगे यहां से, z t वाला कंपेयर करो, माइनस ऑफ 2x प्लस z इज इक्वल टू कितना है, माइनस है 2 है। चलो देखो x की वैल्यू आ गई अपने पास 1 रखोगे तो ये बना माइनस का 2 प्लस z इज इक्वल टू -2, मतलब z इक्वल टू कितना आ गया 0। तो देखो क्या कहेंगे हम, एनर्जी डिपेंड्स, फोर्स पे पावर कितना था अपना x था, x की वैल्यू 1, तो f टू द पावर, डायमेंशन देखो क्या आ जाएगी, f टू द पावर 1, l टू द पावर 1 और उसके बाद क्या था t टू द पावर 0। तो ये आप कहोगे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इसके रूप में F1 L1 T0 बन गया। चलो देखो आंसर चेक करते हैं अपना, लास्ट पेज पे चलते हैं, क्या है, तो देखो ये रहा f टू द पावर 1, l टू द पावर 1 और t कितना 0, यही आया है f टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अगर किसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी एज्यूम कर ले, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर लिया जाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज एज्यूम कर लिया जाए, तो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। और ये ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा, ये मेंस में भी आता है, अपने नीट में भी आता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सेम इसी लैंग्वेज के साथ, बस आपके डाटा चेंज हो जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो जाती है। इसी के बेसिस पे देखो, इसी मेथड के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है, ये अपने को अब सोल्व करना है। देखो देखिए क्या है, पढ़ो इसको, क्या बोला गया है, तो देखो क्या बोला है, द स्पीड ऑफ ए वेव, द स्पीड ऑफ ए वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय, वेव की जो स्पीड है वो दे रखी है इन चीजों के रिलेशन पे, और बोला क्या गया है, लैम्डा जी एंड रो आर, वेवलेंथ मतलब लेंथ,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको क्या करना है, एबीसी की वैल्यू बतानी है। इन्होंने रिलेशन बना के दे दिया और वैल्यूज पूछ ली। चलो देखो क्वेश्चन वही है, मेथड वही है। तो हमने कहा यहां से इसको सोल्व करेंगे तो अपन बोलेंगे यहां से वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, या वेलोसिटी इज इक्वल टू देयर का इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर ए, जी टू द पावर बी और रो टू द पावर सी। ठीक है, वही तरीका अपना लेफ्ट साइड राइट साइड की डायमेंशन लिख लो। तो हमने कहा वेलोसिटी की डायमेंशन तो लिखोगे तो m0 l1 और t -1। राइट साइड की डायमेंशन लैम्डा वेवलेंथ मतलब लेंथ है, लेंथ है मतलब क्या लिखोगे, l लिखोगे तो l टू द पावर a। g एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन l अपॉन t स्क्वायर लिखोगे टू द पावर b, टू द पावर b। और रो डेंसिटी है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम टू द पावर c। अब देखो एक जगह कर लो टर्म्स को। तुमने कहा यहां से m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1 इज इक्वल टू, देखो m पे पावर c, m एक जगह बना है तो m टू द पावर c। अब देखो l l l l कितनी जगह है, बहुत सारी जगह आ गया। यहां पे पावर a, यहां पे पावर b और यहां पे पावर ऊपर जाएगा तो -3c। और t है, t देखोगे तो t यहां नहीं है, यहां ऊपर जाएगा तो -2 भी हो जाएगा, ये -2 भी हो जाएगा। ये बना है राइट साइड की डायमेंशन। क्या बना है, राइट साइड की डायमेंशन। अब कंपेयर कर लो, देखो C0 मतलब C की वैल्यू आ गई है आपके पास 0। एक अननोन खत्म, एक अननोन खत्म। चलो देखो दूसरा, माइनस का 2b इज इक्वल टू -1, माइनस का ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू -1। इसको t की पावर कंपेयर कर लिया इसके साथ, ठीक है, तो इज इक्वल टू -1। तो आपके पास ये आ गया b इज इक्वल टू 1/2। एक अननोन और आ गया, 2 अननोन आ गए। अब ये है आपका l टू द पावर, देखो l टू द पावर ये और l टू द पावर ये। तो l टू द पावर a प्लस b -3c, ये 1 के बराबर आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे यहां से a प्लस b -3c इज इक्वल टू आना चाहिए 1 के बराबर। वैल्यू पुट कर दो, देखो a की वैल्यू तो अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, b की वैल्यू 1/2 तो प्लस का 1/2 और c की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो गया आपका 0 इक्वल टू 1। ये 1/2 इधर आया तो 1 माइनस 1/2, ये आपका माइनस का हो गया तो 1/2 आ जाएगा। तो यहां से मिला a इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ, इसने पूछा है ए बी सी क्या है, तो हमने कहा a बना 1/2, b बना आपका 1/2 और c बना आपका 0। ढूंढो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो हमने कहा अपने पास जो ऑप्शन आएगा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 आएगा। ये बच्चों आपका है जेईई मेन का क्वेश्चन। क्या है ये, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो देखो जेईई मेंस हो किसी का भी हो, अप्रोच तो अपनी सेम ही रहेगी, अप्रोच तो सेम ही रहेगी। नीट में भी इसी टाइप का रहता है, मेंस में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है रहता है। चलो देखो एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं इसी टाइप के आपको। देखो क्या बोला है, वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स आर चूज द बेस्ट क्वांटिटी डायमेंशंस ऑफ मास की डायमेंशन। सेम वही है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोलोगे, मास की डायमेंशन लिखनी है तो क्या बोलोगे आप यहां से इसको सोल्व करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए बोलोगे कि मास डिपेंड्स ऑन, देखो क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पे पावर a लगा दो, दूसरा टाइम पे पावर b लगा दो और फोर्स पे पावर c लगा दो। दोनों साइड डायमेंशन लिखो, डायमेंशन लिखे क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। किसका क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके को क्या कर सकते हो आप, सॉल्व कर सकते हो इसको इजीली। दूसरा देखो एक तरीका और होता है, ऑप्शन आपके पास है,
जो भी आंसर है, 4 ऑप्शन है, मान लो आपसे गलती से सोल्व ना हो, आपसे गलती से सोल्व नहीं हुआ तो क्या करोगे, 4 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन होगा उसकी डायमेंशन किसके बराबर आएगी, मास के, क्योंकि कैलकुलेट किसके डायमेंशन कर रहे हो, मास के। तो क्या करो, डायमेंशन रख दो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि ये होगा या नहीं होगा, अगर मुझे ये चेक करना है, अगर ये चेक करना है तो मैं क्या बोलूंगा, एफ को रख दूंगा यहां से, क्या एफ को रख देंगे अपना, क्या यहां से अपन, या तो फॉर्मूले वाइज लिख लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, या हम डायमेंशन वाइज लिख दो m1 l1, ठीक है, और t -2, साथ में क्या आया -1, और अपॉन में देखो t -1 है, v की पावर -1 बोला इन्होंने, तो v अपॉन में चला गया, v अपॉन में चला गया तो v मतलब l अपॉन टी, तो ये l अपॉन टी चला गया आपका ऊपर। अब बताओ l से l तो कैंसिल आउट, क्या बना आपके पास, एक t की पावर +1, एक -1, t टू द पावर 0, तो ये बना आपका m1, ठीक है, और l हो गया आपका यहां से 0 और t हो गया -2। इसका मतलब ये तो आपका ऑप्शन है नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये चेक करके भी देख सकते हो कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, एक ही डायमेंशन मास के बराबर आएगी, ठीक है। पर इसी से भी टाइम लगेगा, उससे बल्कि जल्दी हो जाएगा, एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो जिससे भी आपको आसान पड़े आप क्या कर सकते हो, उस तरीके पे जा सकते हो, जब अपने पास क्या हो, ऑप्शंस हो, क्या हो, ऑप्शंस हो। नेक्स्ट देखो, उसके बाद बात करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन के बाद, नेक्स्ट तरीके पे बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से। देखो क्या, कई बार आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या कर लिया जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। अब देखो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तुम्हें बोला फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला dx by dt, dx by dt का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। बेटा dx का मतलब होता है चेंज इन x, चेंज इन x मतलब चेंज इन लेंथ, तो बेटा जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही तो dx का है ना, dx मतलब चेंज इन लेंथ, क्या बोलेंगे, चेंज इन x, x मतलब लेंथ, और इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, बस स्मॉल इतना ही तो फर्क है, चेंज इन टाइम। तो बच्चों क्या बोलोगे, चाहे वेलोसिटी में चेंज भी तो वेलोसिटी आती है, टाइम में चेंज भी टाइम आता है, तो हमने कहा ये तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये तो आपके पास बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L, नीचे वाले का क्या मिल गया, चेंज इन टाइम T, तो आपने कहा dx by dt का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना है तो आज के बाद मैं सीधा ही बोल दूंगा, ऊपर आपका L है, नीचे आपका T है, तो मैंने कहा L अपॉन T मतलब m0 L1 और T -1, ये बोल सकते हैं। चलो देखो उसके बाद में ये वाला हो गया। आप देखो इसको डायरेक्टली, आगे वाले को डायरेक्टली करते हैं, आगे वाले को डायरेक्टली करें तो देखो इधर m है, ये ध्यान रखना d2 डबल डिफरेंशिएशन, x का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो भी dx से 2 बार करोगे तो ये डिफरेंस भी स्क्वायर है, x पे स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, x है आपका लेंथ, तो इसकी डायमेंशन है चाहे d2 हो या d3 हो, ये तो l है। अब यहां पे ध्यान रखना t पे पावर 2 आ गई है बच्चों, d डिफरेंस है, डिफरेंस की कोई डायमेंशन नहीं है, d की कोई डायमेंशन नहीं है, बस इसको ध्यान रखोगे आप, t पे पावर 2 आ गई है तो इसकी डायमेंशन क्या लिखोगे, t2, क्या लिखोगे, t2, और ये आपका क्या है यहाँ पे m, क्या है ये m, तो हम क्या बोलेंगे अब सेकंड वाले पार्ट के अंदर, सेकंड वाले पार्ट के अंदर तो हम बोलेंगे, ये बोलेंगे क्या कि आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट बता अपना m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर, तो आपने कहा यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना m1 ऊपर l1 अपॉन में t स्क्वायर, तो ये बन गया t टू द पावर -2, क्या बन गया, t टू द पावर -2। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपको या तो सीधा से ध्यान रख लो d डिफरेंस के लिए आता है, d का अपने का डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई मतलब नहीं है, d को हटा के देखो ये x बाई टी तो l बाई टी बन गया, dv को हटा दो x अपॉन टी स्क्वायर, साथ में क्या है m है, तो m इंटू एक्स अपॉन टी स्क्वायर, ये क्या बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरीके से अब देखो इंटीग्रेशन वाले होते हैं, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dt,
इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी थर्ड है। तो हमने कहा जो थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इसकी बात करें तो देखो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, v वेलोसिटी और ये d को हटा दो, या तो d का है इससे कोई मतलब नहीं है, डिफरेंशिएशन में आए या इंटीग्रेशन में आए। तो ये आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी L/T इनटू यहां से साथ में दूसरा क्या है, ये टाइम है, दूसरा क्या है, ये टाइम है। तो ये t लिख दो, इसको क्या बन गया यहां से, ये आपके पास बन गया t से t कैंसिल आउट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m0 L1 और t0, क्या बन गया t0। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन, डायमेंशनल फॉर्मूले में d हटा दो, बाकी इंटीग्रेशन से अपने को कोई मतलब नहीं है। चलो फोर्थ वाला और है, उसको भी डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या है, फोर्थ वाला है ए डी टी। ए बच्चों यहां पर एक्सेलरेशन है, ए क्या है, यहां पर एक्सेलरेशन है, ए एक्सेलरेशन है, टी आपका टाइम है, तो ए डी टी इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो हमने कहा यहां से इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी की बात करें तो मैंने कहा बस डी से कोई मतलब नहीं है, ए को लिख देंगे L/T² मल्टीप्लाई बाय डी टी का हो गया आपका टी, तो ये बन गया आपका L/T। तो ये लिखोगे m0 L1 और t-1, ये इसका क्या बना, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले हैं, इनका अपन डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कुछ लिमिटेशन है इस मेथड की, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या, तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीपल टाइप, the formulae containing exponential, trigonometrical, logarithmic cannot be derived using this method. Formulae containing more than one term which are added or subtracted cannot be derived। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपके जिस रिलेशन में ये फंक्शन बन गए ना, साइन कॉस है, ठीक है, उनको ये डेराइव नहीं कर सकता, और जिसमें एडिशन आ गए उनको भी ये डेराइव नहीं कर सकता। ये रिलेशन बना सकता है केवल मल्टीपल वालों में, केवल किसमें बना सकता है, मल्टीपल वालों में बना सकता है, बाकी में रिलेशन ये नहीं बना सकता। दूसरा, the relation derived from this method gives no information about dimensionless constant। मतलब जैसे अपन ने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी mv² तो बता देगा, लेकिन उसके साथ में कांस्टेंट क्या आएगा उसके बारे में जानकारी नहीं देता, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो अपन बोलते हैं द रिलेशन derived from this method gives no information about dimensionless constant। फिर अपन बोलते हैं if dimensions are given, physical quantity may be unique as many physical quantity have the same dimension। ये बोलना चाह रहा है कि सेम डायमेंशन वाली एक से ज्यादा भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है, तो उसको ये कैटेगराइज नहीं करेगा कि वो कौन सी है, ठीक है, उसके साथ कौन सी मैच करेगी। तो ये लिमिटेशन है इस मेथड की, वो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो हमने क्या किया, हमने पढ़ा अब तक क्या कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी जो 3 एप्लीकेशन है, उन तीनों को अप्लाई किस तरीके से करना है।